वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि इस्लामी ममालिक और अमरीका की बड़ी बैठक, सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमा शामिल हैं। मुलाकात में गजा जंग बंदी और कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ट्रंप के नाम हमास का खत भी अमरीकी सदर के हवाले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीका यह भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम मालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल को और बहाली के कामों के लिए रकूम दे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाक भारत जंग का तज़किरा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 7 जंगें ख़त्म कराई, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने रब्ता नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई, ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग ख़त्म कराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। मैंने तमाम जंगें इन मुल्कों के कायदीन से बात करके ख़त्म कराई। सब समझते हैं कि उनकी कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि सदर ट्रंप का खिताब अहम नौइयत का था। वो दुनिया में अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर अमन पसंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया है। पाक भारत जंग को रुकवाने में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार है। हम इनका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि कतर पर हमला ये जाहिर करता है कि इसराइली क़यादत मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ना तो अमन में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही यरगमालियों की रिहाई में। इसराइली खुद को सिर्फ गजा और मगरबी किनारे तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि शाम, यमन, ईरान और लेबनान पर हमले करके पूरे खिते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। आज का दिन मजलूम फ़लस्तीनियों और मजलूम इंसानियत के साथ डट कर खड़े होने का दिन है। जो कोई खामोश है वो इस बर्बरियत में इसराइल के साथ बराबर के शरीक है। ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि कब्जा, बेदखली, जिलावतनी, नस्ल कुशी और इज्तिमाई तबाही है। गजा में कोई जंग नहीं हो रही, क्योंकि जंग दो फ़रीकों के दरमियान होती है। एक तरफ जदीद फ़ौज है जिसके पास महलिक तरीन हथियार हैं, और दूसरी तरफ निहत्ते शहरी और मासूम बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 80वां सरबराही इजलास से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप की आलमी इदारे पर सख्त तनकीद। कहा कि आलमी इदारा मसाइल हल करने के बजाय नए मसाइल पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी मिसाल गैर कानूनी हिजरत है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी मालिक और इनकी सरहदों पर हमले की माली मामलत कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संगीन खतरे से दो चार हैं, क्योंकि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन वहाँ दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय मालिक पर जोर दिया कि वह अपने शहरियों के दिफा में खड़े हों, वरना इनके मुल्क तबाह हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकी अवाम का है और दीगर मालिक को भी अपने शहरियों के दिफा में डट जाना चाहिए। अमरीकी सेक्रेट सर्विस ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर तक़रीबकारी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाते हुए 300 से ज़ायद सिम सर्वर्स और 1 लाख सिम कार्ड बरामद कर लिए। 80 ग्राम कोकेन, गैर कानूनी आतिश असलहा, कंप्यूटर और फ़ोन भी बरामद। यह आलात न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत दीगर मकामात पर टेलीकॉम हमलों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। नेटवर्क में सेलफोन टावर्स को गैर फ़ाल करने और न्यूयॉर्क शहर में फ़ोन नेटवर्क को बंद करने की सलाहियत थी। इन आलात से 12 मिनट के अंदर अमरीका की पूरी आबादी को बरक़ी पैगामात भेजे जा सकते थे। सेक्रेट सर्विस के इंचार्ज एजेंट मीट मैककॉल के मुताबिक आलात जनरल असम्बली के अतराफ में 56 किलोमीटर के फासले से मिले हैं। ये एक मुनज़्ज़म और बड़ी माली इयानत से चलने वाला मनसूबा था, जिसमें रियासी अनासर शामिल हैं जो मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों और कार्टेल्स और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को खुफिया पैगामात भेजते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुलविस रियासी अनासर में से एक एहलकार सेक्रेट सर्विस और दूसरे 2 वाइट हाउस में काम करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा पर सख्त तनकीद। कहा कि वो और खातून अव्वल जब अक़वाम मुत्तहिदा के हाल में जाने के लिए एस्केलेटर पर इस्तेमाल कर रहे थे और वो दरमियान में रुक गई, और अगर फर्स्ट लेडी मजबूत ना होती तो वो गिर सकती थी। बाद में खिताब के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर ने भी काम करना बंद कर दिया, जिस पर ट्रंप ने मजाक में कहा कि जो भी इसे चला रहा है वो बड़ी मुश्किल में है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इन 2 ख़राब चीज़ों के सिवा कुछ नहीं दिया। ट्रंप ने बादशाह अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान में दोनों खराबियों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों वाक़यात ने इनकी तकरीर को ज़्यादा दिलचस्प बना दिया। दूसरी सूरत में शायद ऐसा ना होता।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیل ایک بدمعاش ریاست بن چکا، غزہ میں نسل کشی اور ارد گرد کے ممالک پر حملوں میں ملوث ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کہ اسرائیل اپنے مخالفین کو یا تو دہشت گرد یا یہود دشمن قرار دیتا ہے۔ اسرائیل کے اتحادی بھی اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ آج دنیا میں عالمی یکجہتی کی وہی لہر ہے جو جنوبی افریقہ کی نسل پرستی کے خلاف تھی۔ امیر قطر نے 9 ستمبر کو دوحہ میں حماس وفد پر اسرائیلی حملے کو غداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملہ سیاسی قتل تھا جس نے نسل کشی ختم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی نظام قانون کا احترام سب پر لازم ہے، خلاف ورزیاں جاری رہیں تو یہ جنگل کے قانون کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ خبر دیں کہ نیو یارک میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر ہے اور وہاں تک امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب اور فرانس کی جانب سے فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے بلائے جانے والی کانفرنس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اور ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں اور عالمی برادری کو اس صورتحال پر فوری اور مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے متعلق تجاویز مصر اور دیگر ممالک کو بھی دی گئی تھی۔ اگر کوئی نئی تجویز آئی تو مسلم ممالک باہمی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کو قیامت جیسی قرار دیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جس سے شہری اور فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان میں مسائل بڑھ رہے ہیں۔ بعض افغان باشندے پاکستانی پرچم کو سلام نہیں کرتے اور پاکستان زندہ باد نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان جنت نظیر ہے تو اپنے لوگ واپس لے۔ بیرسر علی ظفر نے پروگرام ABN نیوز میں تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو تنہا کرنے کے بجائے بات چیت کے راہ اپنائی جائے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مقامی لوگوں کی مشاورت ضروری ہے۔ بانی پیٹے تصادم نہیں، مکالمے کی حامی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس بے بنیاد تو جھوٹا ہے، ماضی کی طرح یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جھوٹے مقدمات بنانے والوں سے ہرجانہ وصول ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ 2 بھی بے بنیاد مقدمہ ہے، جلد ختم ہوگا۔ بانی پیٹے کو قید میں تنہائی کے ذریعے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، کتابیں اور TV تک کی سہولتیں چھین لی گئی۔ بانی پیٹے نے کہا کہ کسی ڈیل میں نہیں جاؤں گا۔ حکومت بانی پیٹے کا موقف دبانا چاہتی ہے۔ بنزین کم سپورٹ پروگرام سے سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ جو پروگرام میں رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں کیسے امداد دی جائے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ شرجیل میمن کو سے بھاشن دینے کا شوق ہے جبکہ کراچی اور سندھ کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ماضی میں سندھ میں سیلاب آیا تو اس وقت شرجیل میمن اور ان کی حکومت نے تیاری کیوں نہیں کی؟ سندھ کو بیرونی امداد ملی، لوگ مکمل بحال نہیں ہوئے، ہمیں بیرونی امداد کا انتظار نہیں۔ حکومت پنجاب اپنے وسائل سے متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ کیا ان سے عقل نہیں جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا؟ سیلاب پر سیاست کرنے پر دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ بلاول نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی۔ چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ ایک رہنما نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ کہا۔ اس بیان سے 1 کروڑ خاندانوں کی توہین ہوئی۔ اس رہنما کو بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ سیلاب کے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے۔ BISP کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ 2022 کے سیلاب میں BISP نے 70 ارب روپے امداد دی، 28 لاکھ خاندانوں کو فی کس 25,000 روپے دیے۔ بلاول بھٹو کا مطالبہ ہے کہ امداد BISP سے کی جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں حالیہ سیلاب سے نقصانات کی تحقیقات، متاثرین کی بحالی کے لیے عمل مرتب کرنے اور آئندہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے سفارشات کے لیے پنجاب اسمبلی کی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیپلز پارٹی کے سید علی گیلانی کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی میں 24 اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ، سمیع اللہ خان، شوکت راجہ، احمد اقبال چودھری اور دیگر کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی 30 دن میں اپنی رپورٹ تیار کرے گی۔ کمیٹی سیلاب سے زراعت، لائیو سٹاک، انفراسٹرکچر کے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی سیلاب متاثرین کے نقصان بھی تخمینہ لگائے گی۔ کمیٹی سیلاب میں انسانی جانوں کے ضیاع کے اسباب و عوامل کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی مستقبل میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی مرتب کرے گی۔
राजधानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब से सूबे को आटे और गंदम की बंदिश पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि आइन के आर्टिकल 151 के तहत कोई सूबा ग़ज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। गंदम और आटे की तरसील बंद होने से सूबे में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। सूबाई सेक्रेटरी फूड शाह महमूद खान ने कहा कि वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने गंदम आटे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का गंदम और आटे का 83% इन्हिसार पंजाब पर है। ख्याल है कि गुज़िश्ता माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद है, जिसके बाद सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपये का इजाफा हुआ और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपये है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के चेयरमैन सैयद हुसैन तारिक ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब के दौरान ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया ताकि किसानों के नुकसानात को कम किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रा इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। हुसैन तारिक ने इस हवाले से कहा कि सैलाबी सूरत हाल ने किसानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हुसैन तारिक ने कहा कि बैरूनी गंदम दरामद करना तशवीश का बायस होगा। हाईकोर्ट आज़ाद कश्मीर का तारीखी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म अनवाल हक आइनी जिम्मेदारियों से मुनरिफ करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री के लिए पैनल भिजवाने की हिदायत की गई है। अदालत का बड़ा हुक्म। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि आइनी इदारों को मुअत्तल या नामुकम्मल रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरा रियाद जनवरी 2025 में मुकम्मल, नई तकर्री ताहाल न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म का अमल आइन से इनराफ करार। अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की तकर्रियाँ बिला ताख़िर मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि रियासत में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाना होगा। रिट पटिशन साबिक उम्मीदवार समरी बाग एजाज खटाना ने हाई कोर्ट में दायर की थी। हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज खान ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। मखदूम अली खान वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया कि अहमद सखेरा से पूछ लें कि कब तक ख़त्म करेंगे, मैं इस हिसाब से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कराऊँ। और वकील अहमद जमाल सखेरा ने बताया कि मैं 2 दिन तो कम अज़ कम लूँगा। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा कि आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं, मज़ीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि गोल्ड की दुकानों वाले बिजली वाफर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर टैक्सेस सिर्फ 5,000 देते हैं। वकील अहमद जमाल सखेरा ने कहा कि टैक्सेस लगाए जाएं मगर मजीद बोझ न डाला जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इस कानून साजी के वक्त अपोजिशन को एतराज़ करना चाहिए था। वकील अहमद जमाल सखेरा ने कहा कि 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालना गलत है। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कितना टैक्स लगाया जाता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजारान के वकील अहमद सखेरा कल भी दलाल जारी रखेंगे। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 2017 से 2023 के दौरान बिजली चोरी और दीगर वाजबात की वसूली की इजाज़त देने के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। MKM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी ने इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेपरा के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजबात बिल अदा करने वाले सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त दी है, जो सरासर गैर मुनसिफाना है। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक की निजकारी का मकसद नुकसान को कम करना और तहसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए सरमायाकारी करना था, मगर निजकारी के 20 बरस बाद भी इदारा तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सका। दुनिया से खबर दें आपको कि अलीमीन गंडापुर मोहसिन नकवी पर बरस पड़े। कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी चेयरमैन PCB ने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, लेकिन अफसोस है हम बार बार भारत से मैच आ रहे हैं। कौमी टीम से भी कहता हूँ कि जोर लगाओ, गैरत करो, हर बार हार जाते हो। क्या तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं या बॉल नहीं होती? भारत से हार पर कौम का दिल दुखता है। अबूधाबी में खेले गए एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन बनाकर टीम की जीत में नुमाया किरदार अदा किया। साहबजादा फरहान ने 24 और फ़खर जमान ने 17 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 13 और कप्तान सलमान अली आगा ने 5 रन की अहम इनिंग खेली। श्रीलंका की तरफ से कमंडो मेंडिस
150 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ سکور کرنے والے بیٹسمین رہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ حارث رؤف اور حسین طلعت نے 2-2 جبکہ ابرار احمد نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔